नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। मैं हूं मानसी दवे और कल आई भारी बिकवाली के बाद आज भारतीय बाजार किन लेवल्स पर खुलते हैं देखना बेहद अहम है। आपके लिए हर रणनीति जानना बेहद जरूरी है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं विदेशी बाजारों के संकेत के साथ। एसजीएक्स निफ्टी 11,625 के करीब ट्रेड करना शुरू किया था और अब 11,619 के लेवल्स पर फिलहाल कामकाज। तो बिल्कुल सुस्त कारोबार एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा तमाम एशियाई बाजार जैसे कि हांगकांग के बाजार फिलहाल किन लेवल्स पर ट्रेड कर रहे हैं ये देखना बिल्कुल अहम है, क्योंकि एक लंबी छुट्टी के बाद आज जब हांगकांग के बाजार खुल रहे हैं 180 अंकों की बिकवाली का दबाव यहां पर फिलहाल दिखा रहे हैं। साथ ही निक्केई शंघाई के बाजार में भी लाल निशान के साथ ही कामकाज शुरू होता हुआ फिलहाल दिख रहा है। लेकिन चलिए हम संकेतों से शुरुआत कर लेते हैं जो आज पूरा दिन बाजार को इंपैक्ट करते हुए दिखेंगे। सबसे पहले तो एफएनओ स्पेस से बाहर होने जा रही है 34 कंपनियां एफएनओ स्पेस से बाहर होंगी और 28 जून के बाद इन कंपनी में एफएनओ के नए कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं लिए जाएंगे। एनएससी ने ये नोटिफिकेशन जारी कर लिया है। ग्लोबल बाजार के संकेत मिले जुले हैं। कल अमेरिकी बाजार की क्लोजिंग मिली जुली होती हुई दिखी थी। डाउ में करीब 50 अंकों की बिकवाली का दबाव देखने को मिला था। साथ ही एनर्जी पैक और रुपए की चाल ही थी जिसने कल भारतीय बाजार को काफी हद तक बिकवाली का दबाव, कमजोरी का रुझान दिखाया। ब्रेंट $74 के पास पार ऊपर फिलहाल कारोबार कर रहे हैं और साथ ही रुपए में कल की क्लोजिंग के दरमियान कमजोरी का रुझान ही देखने को मिला था। इसके अलावा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आज बड़ा दिन है, क्योंकि 15 राज्यों में 117 सीटों पर मतदान होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव की थर्ड फेज की वोटिंग आज ही हो रही है। चलिए, तो ये तमाम ट्रिगर्स जो आज बाजार को रखेंगे खास, काफी सारा इंपैक्ट है। एक्शन बेस हफ्ता है और साथ ही रिजल्ट सीजन तो है ही, लेकिन पूरी टीम अब मेरे साथ जुड़ गई है। ग्लोबल बाजार से कैसे संकेत हैं बताने के लिए अब मेरे साथ संदीप जुड़े हैं। साथ ही खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे बताएंगे डिम्पी कालरा, और हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ गए हैं, जो कि आज कौन सी स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है ये हमें समझाएंगे। लेकिन शुरुआत संदीप आपसे ही कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग। कल के दिन रुपया और क्रूड काफी हद तक भारतीय बाजार को बेहाल करता हुआ दिखा। आज विदेशी बाजारों से कैसे लेवल्स दिख रहे हैं और इसी के दम पर इंडियन मार्केट्स के लिए कैसे लेवल्स अच्छे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, संकेत मिले जुले हैं। कल आप यूएस की क्लोजिंग भी देखिए मिक्स हुई थी। डाउ जोन्स गिर के बंद हुआ। नतीजों का ज़्यादा मौसम वहाँ पे है तो इम्पैक्ट वहाँ पे नतीजों के चलते आ रहा है। और इसके अलावा बोइंग को लेकर जो दिक्कतें हैं अब भी बरकरार है, जिसका इम्पैक्ट कल डाउ के शेयर में डाउ में आता हुआ दिखा। 48 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट वहां देखने को मिली थी। और आज जो एशियन मार्केट की शुरुआत हुई है वो भी काफ़ी सुस्त, काफ़ी मिलीजुली देखने को मिल रही है। इनफैक्ट ऊपरी स्तर से जो प्रेशर है वो भी साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। और एसजेएक्स निफ्टी कल की भारी गिरावट के बावजूद भी देखिए आज सपाट है। 11,620 के आसपास के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। कल यूरोपियन मार्केट्स बंद थे। आज किस तरह की ओपनिंग दोपहर में उनकी होती है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। और उसके साथ साथ जैसे आपने कहा, ये जो C2 फैक्टर है, करेंसी और क्रूड, ये दो फैक्टर्स ही हैं कहीं ना कहीं हमारी जो चाल है वो निर्धारित करेंगे। कल रुपया फिर से 32 पैसे के आसपास कमजोर हुआ था। आज की ओपनिंग और उसके साथ साथ क्रूड आज देखिए कल तो तेज था ही, आज फिर से जो एशियन मार्केट में शुरुआत हुई है वो तेजी के साथ हुई है। ब्रेंट 74 के पार है और WTI क्रूड भी देखिए $66 के आसपास के लेवल देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि अब क्रूड की चाल किस तरह की रहती है और उसके साथ साथ क्या रुपया यहां से और कमजोर होता है नहीं होता है, इसी के ऊपर इंडियन मार्केट की चाल निर्भर करेगी। लेकिन ग्लोबल मार्केट से कोई सपोर्ट तो साफ तौर पर नहीं देखने को मिला। और खासतौर पर एशियन मार्केट जिस तरह से ऊपरी स्तरों से फिसलते हुए दिख रहे हैं, आप कह सकते हैं कि इंडियन मार्केट्स भी इसी तर्ज के साथ ही आज खुलने की आप आशंका लगा सकते हैं। चलिए, तो बिल्कुल क्रूड और करेंसी दोनों पर ही नजर रखनी होगी। इनमें किन लेवल्स पर ट्रेडिंग हो रही है और करेंसी में रुपया किन लेवल्स पर खुल रहा है ये देखना बेहद अहम हो जाता है। लेकिन आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले अब देख लेते हैं कि कल के सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। एफआईएस डीआईएस की तरफ से एक्शन कैसा देखने को मिला, इस पर एक बार नजर बना लेते हैं। एफआईएस ने कैश मार्केट में करीब 73 करोड़ की खरीदारी की है। कैश मार्केट में डीआईएस ने करीब 68 करोड़ की बिकवाली। इंडेक्स ऑप्शंस में 3400 करोड़ की खरीदारी रही और साथ ही स्टॉक फ्यूचर्स में 454 करोड़ की बिकवाली का दबाव यहां पर एफआईएस ने दिखाया है। चलिए अब रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां पर हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल जी, गुड मॉर्निंग। ग्लोबल बाजार से संकेत वैसे सुस्ती दिख रहे हैं। शुरुआती रुझान हैंग सेंग से भी बिकवाली का ही दिख रहा है। ऐसे में ग्लोबल बाजार को कैसे समझे और इंडियन मार्केट्स के लिए कौन से लेवल्स अहम हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, संकेत बहुत ज्यादा बदले नहीं है और कच्चे तेल में मजबूती का रुझान बरकरार है। और जो कुछ खबरें अमेरिका से आई है ईरान की सैंक्शंस को लेकर, उन खबरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यानी कि जो लोग ईरान के साथ कारोबार कर रहे हैं उन पर पाबंदियां बढ़ेंगी।
तो ये कच्चे तेल को ऊपर रखेगी और रुपया भी कल कमजोर होता हुआ दिखा है। तो हल्के नेगेटिव साइड पर संकेत हैं ग्लोबल मार्केट से, लेकिन उतने बुरे भी नहीं कि बहुत ज्यादा डर लगे। वैसे 2 दिनों से जिस तरह से कमजोरी हो रही है भारतीय बाजार में, थोड़ी चिंता की बात तो है। 11,600 निर्णायक लेवल है निफ्टी पर और 11,550, 11,650 ये एक निफ्टी की छोटी रेंज आप मानकर चल सकते हैं। एक्सपायरी है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स बहुत ऊपर बढ़ा हुआ है, तो उतार चढ़ाव तो मार्केट में रह गई। 11,550 के नीचे अगर हम फिसले तो 50 पॉइंट की रिस्क और नीचे की तरफ खुल जाती है। 11,500 फिर अगला अहम सपोर्ट होगा और 11,650 के पार निकले तो 11,700 तक जा सकते हैं। ये रेंज आप देखकर चल सकते हैं। बैंक निफ्टी के लिए रेंज बेहद साफ है, 29,500 30,000 इस रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड करने की संभावना है। इस रेंज के कहीं बाहर निकलेंगे तो देखेंगे कि बड़ा मूव आ सकता है, संभावना वो कम नजर आती है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि एक्सपायरी है सामने, वॉलेटिलिटी इंडेक्स ऊपर है, कच्चा तेल और रुपया थोड़ा दबाव बना रहा है, तो उतार चढ़ाव के बीच कारोबार होने की संभावना पूरी है। और दूसरी बात है कि ऊपरी स्तरों पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, हल्की पोजीशन हल्के होने के भी संकेत हैं। जी बिल्कुल। साथ ही अनिल सर, एफएनओ से जुड़ी जो खबर आ रही है, 34 शेयरों को बाहर करने की खबर है। एनएसई को ये नोटिफिकेशन आखिर क्यों जारी करना पड़ा और इसका बाजार पर कैसा असर दिख सकता है? ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि एक साथ 34 शेयरों को वायदा कारोबार से बाहर निकाला गया। आमतौर पर कई सारे शेयर बाहर आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन और इस लिस्ट में ऐसे ढेर सारे शेयर हैं जिन्हें काफी लंबे समय पहले ही बाहर हो जाना चाहिए, लेकिन फाइनली अब बाहर हो रहे हैं। लेकिन कई बेहतरीन क्वालिटी के शेयर भी हैं जो वायदा कारोबार से बाहर हो रहे हैं और एक साथ इतनी बड़ी सूची आना वाकई में थोड़ा सरप्राइजिंग है। नुकसान ये होगा कि जो लोग कैश में डिलीवरी लेकर इन्वेस्टमेंट करते थे और सामने कॉल राइट करके अपनी हेजिंग करते थे या फिर जो मुनाफा बनाते थे वो कम होगा, मार्केट में वॉल्यूम्स कम होंगे, लिक्विडिटी थोड़ी इन शेयरों में कम बनेगी, आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी कम होंगी। तो फिलहाल तो बहुत ज्यादा फायदे तो नहीं दिख रहे। हाँ, होना ही चाहिए था कि कई सारे स्टॉक्स मसलन सुजलॉन, आरकॉम, इस तरह के जो शेयर हैं इन्हें काफी लंबे समय पहले बाहर निकाल देना चाहिए और उसके सामने कुछ अच्छे लिक्विड बेहतर शेयर वायदा कारोबार में शामिल करने चाहिए थे, लेकिन कहीं न कहीं कुछ ना कुछ मकसद रहा होगा। तो ओवरऑल इन शेयरों पर जाहिर सी बात है कि जो अब वायदा कारोबार से बाहर निकलेंगे जून की सीरीज के बाद, इन शेयरों पर इवेंचुअली धीरे धीरे दबाव रहने वाला है, क्योंकि ट्रेडिंग इंटरेस्ट, फंड्स का इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा अभी। जी बिल्कुल अनिल जी, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो अनिल जी की यही राय है कि उतार चढ़ाव के साथ कामकाज होता हुआ दिखेगा और काफ़ी सारा स्टॉक बेस्ड एक्शन भी है, रिजल्ट सीजन भी है और साथ ही C2 फैक्टर जिस तरह से संदीप बता रहे थे, करेंसी और क्रूड किन लेवल्स पर ट्रेड करते हैं देखना बेहद अहम हो जाएगा। लेकिन अब वक्त है आज के खबरों वाले शेयर्स जानने का और ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताएं खबरों के दम पर आज कौन से स्टॉक से जो फोकस में रहेंगे? क्योंकि अर्निंग्स है तो अर्निंग्स के साथ मैं शुरुआत कर रहा हूँ। वायदा के 2 कंपनियां एसीसी और टाटा ग्लोबल के आज नंबर होंगे। कैश की कंपनियों में कोरोमंडल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, स्टरलाइट और इंडियाबुल्स रियल एस्टेट, इनके नंबर आपको कैश में आते हुए दिखेंगे। तो इन सब कंपनीज के तो नंबर्स हैं। अब सीधा खबरों पर आते हैं। हमारी ग्रुप कंपनी है एसएल प्रोपैक और एसएल प्रोपैक में ब्लैकस्टोन ने हिस्सेदारी खरीदने की इच्छा जताई और 51% से ज़्यादा की हिस्सेदारी वो खरीद रहे हैं। कुल मिला के डील जो है वो भाव पे ही हो रही है, जो भाव 134 रुपये का है। कल 132-33 के आसपास ये शेयर बंद भी हुआ है। 26% और बकाया हिस्सेदारी के लिए जो 51 के बाद की है उसके लिए एक ओपन ऑफर भी लेके आ जाएगा और उसका भाव भी आ गया 139। तो एसएल प्रोपैक में बड़ी डील हो रही है, बड़ा सौदा हो रहा है। इसका असर आज पूरी इससे जुड़ी हुई और कंपनीज पर भी आपको बनता हुआ दिखेगा, पॉजिटिव होगा ये। बायकॉन बोनस शेयर जारी करने पर 25 अप्रैल को एक बोर्ड की बैठक होने वाली है, इस पर ध्यान रखें। इसके अलावा लक्ष्मी विलास बैंक ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए इंडियाबुल हाउसिंग को कुछ शेयर अलॉट करेगा, जो भाव होगा 112 का। आज रेट है 79 का, तो अच्छे खासे प्रीमियम पे ये अलॉटमेंट होगी। हालांकि डेट दूर की है, वो 20 मई को बैंक को अलॉटमेंट करना है, बट भाव आ गए जो इंटरेस्टिंग बताते हैं। गेल आईएलएफएस के जो असेट्स बिक्री हो रही है उसके लिए बोलियां लगाई जा रही हैं। गेल ने इसके लिए विंड एनर्जी के लिए बोली लगाई है जो कि 4800 करोड़ रुपए की है। ये इंपॉर्टेंट है, गेल के लिए पॉजिटिव खबर है। मैक्लॉयड रसल काफी दिनों से बातचीत चल रही थी, अपने बागान बेचेंगे, खबर आ गई है। 3 चाय के बागानों को बेचने की तैयारी हो गई इनकी। लक्ष्मी टी को ये 150 करोड़ रुपए में ये तीनों बागान अपने बेचने वाले हैं। तो खबर पुरानी है बट आज पुष्टि हो गई है, पॉजिटिव खबर है ये भी। हिंदुस्तान कॉपर QIP के जरिए रकम जुटाना चाहते हैं। 25 तारीख को इनकी भी बोर्ड की बैठक है। ये इंपॉर्टेंट है, अनएक्सपेक्टेड है थोड़ा सा, इसलिए आज इसको भी आप पॉजिटिव ही मान के चले। अब आते हैं रिजल्ट्स जो आ चुके हैं उस पे। AU स्मॉल फाइनेंस के नतीजे आए, नतीजे बेहतर हैं।
ब्याज से आय उनकी 35% बढ़ी, मुनाफा 42% बढ़ा। कुल मिला के सारे आंकड़े ठीक है। असेट क्वालिटी चेक करते हैं, ग्रॉस एनपी नेट एनपी से वहां पे सुधार ही हुआ है। लक्स इंडिया, इसके भी नतीजे आ चुके हैं, इसके मार्जिन्स खराब हैं। इसके मार्जिन्स करीब जो कामकाजी मुनाफा है वो तो 2% घटा, मार्जिन्स करीब 3% के आसपास घटे हैं। वैसे रेवेन्यू और प्रॉफिट वो ठीक है, 23% और 15% वो बढ़ते हुए दिखे। लक्स के नंबर को आप ठीक ठीक कह सकते हैं, ए स्मॉल फाइनेंस के नंबर को आप बेहतर कह सकते हैं। 2019 के चुनावी संग्राम के तीसरे दौर के लिए आज मतदान हो रहा है। तीसरे चरण में 15 राज्यों के 117 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में 20 दिग्गजों की किस्मत दांव पर होगी। तीसरे चरण में गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी। वहीं केरल के भी सभी 20 लोकसभा सीटों पर आज मतदान होगा। इसके अलावा महाराष्ट्र के 14, कर्नाटक के 14, उत्तर प्रदेश के 10, बिहार के 5, पश्चिम बंगाल के 5, उड़ीसा के 6, असम के 4, छत्तीसगढ़ के 7, गोवा के 2, दादरा नगर हवेली, दमन व दीव और जम्मू कश्मीर के एक सीट पर वोट डाले जा रहे हैं। तो तीसरे चरण में कई हाई प्रोफाइल नेताओं की साख दांव पर लगी है। गांधीनगर सीट से जहां बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मैदान में हैं, तो वहीं केरल के वायनाड से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल ने ताल ठोका है। राहुल गांधी अमेठी से भी चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरा पर भी लोगों की नजर लगी हुई है। मैनपुरी से सपा से मुलायम सिंह यादव, रामपुर से बीजेपी उम्मीदवार जयाप्रदा, तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस के ने एक बार फिर से शशि थरूर पर दाव लगाया है। मधेपुरा से आरजेडी के शरद यादव, पुरी से संबित पात्रा, बारामती से शरद पवार की बेटी और मौजूदा सांसद सुप्रिया सुले, कर्नाटक के गुलबर्गा से कांग्रेस उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे और अनंतनगर से पीडीपी मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती अपनी किस्मत आजमा रही हैं। और अब बाजार पर रणनीति बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के रोहित सिंह। रोहित, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। कल भारी बिकवाली के दबाव के बाद आज बाजार की ओपनिंग कैसे देख रहे हैं आप? क्या बिकवाली और सुस्ती का रुझान देखने को मिलेगा? गुड मॉर्निंग मानसी। बिल्कुल, आई थिंक थोड़ा कॉशियस व्यू रहेगा। अगर निफ्टी की बात करो तो 11,580 काफी अच्छा सपोर्ट है निफ्टी के अंदर, जो कि एक डबल टॉप सपोर्ट भी हम लोग मानेंगे। अगर वो ब्रेक कर जाता है तो आई थिंक काफी अच्छा पैनिक आएगा। तो आई थिंक सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए निफ्टी के अंदर। 11,650 के स्टॉप लॉस से सेल करना चाहिए। नीचे की तरफ टारगेट आई थिंक 11,500 का रहेगा। और स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करूं मैं तो अपोलो टायर मुझे काफी अच्छा वीक लग रहा है यहाँ से। आई थिंक इसके अंदर और गिरावट बढ़ सकती है, तो यहाँ पर भी शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। 205 के टारगेट के लिए शॉर्ट करके चलिए 213 के स्टॉप लॉस के साथ में। दूसरा स्टॉक जो रहेगा मेरा GSCL रहेगा, इसमें लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। कल काफी अच्छे ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिले थे। आई थिंक 250 के टारगेट के लॉन्ग की करके चलिए। स्टॉप लॉस आपका 240 का रखना चाहिए। ओके, तो बिल्कुल GHCL खरीदारी की राय और अपोलो टायर्स पर यहाँ बिकवाली की राय रोहित की तरफ से आती हुई दिख रही है। रोहित, तमाम जानकारी के लिए, सुबह सुबह अपना वक्त देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। चलिए अब आपको कुछ ट्रेडिंग कॉल्स दिखा देते हैं जो बाजार खुलने से पहले ही हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आप निवेश का नजरिया बनाकर चल सकते हैं। IDBI कैपिटल की राय देखें, यहाँ पर माइंडट्री के फ्यूचर्स में खरीदारी की राय दे रहे हैं। 1004 के लक्ष्य को ध्यान में रखें। 956 956 के स्टॉप लॉस को लगाना बिल्कुल यहाँ पर ना भूलें। साथ ही ICICI प्रूडेंशियल के फ्यूचर्स में भी खरीदारी का मन बनाकर आप चल सकते हैं। IDBI कैपिटल का ही मानना है कि यहाँ पर 374 376 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। 367 367 के स्टॉप लॉस को लगाना यहाँ पर आपको नहीं भूलना है। चलिए अब कमोडिटी बाजार का एक बार रुख कर लेते हैं और कमोडिटी बाजार में आज कौन से लेवल्स अहम हैं, कहां पर आपको कमाई के मौके मिलेंगे, सब कुछ बताने के लिए केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया अब मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। बुलियन मार्केट और इनफैक्ट सबसे पहले तो क्रूड पर ही एक बार चेक लेना चाहिए, क्योंकि कल जो भारी उछाल देखने को मिला, इसके चलते आज कौन से लेवल्स अहम होंगे? गुड मॉर्निंग माजी। डेफिनेटली कल का सिनेरियो देखा जाए तो कल क्रूड सबसे अच्छा लाइमलाइट में था। कल हमने M6 में 3% से ज्यादा की तेजी आते हुए देखी। जिस ढंग से यूएस की तरफ से ईरान पे सैंक्शंस और बढ़ाने की और कड़े करने की बात चल रही है, वो कहीं ना कहीं क्रूड को और ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। इससे पहले हमने देखा था सप्लाई और डिमांड दोनों ही मैच होकर चल रहे थे। अब जैसे ये कंसर्न्स होता है और ईरान की तरफ से भी स्टेटमेंट आया कि हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ब्लॉक कर सकते हैं, तो अगर ये एस्केलेट होता है तो डेफिनेटली क्रूड में अच्छी तेजी और देखने मिल सकती है, क्योंकि ब्रेकआउट भी इंटरनेशनल में हमने आते हुए देखा। ब्रेंट है जो 76 तरफ जा सकता है, तो उसी के तहत मुझे लगता है कि आज के सेशन में अगर 45-60 के करीब क्रूड मिलता है तो लेके चलना चाहिए। 46-60 तक के टारगेट देखने मिल जाएंगे।
ओके, तो क्रूड में आप खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं। घरेलू बाजार 4,660 के टारगेट्स को ध्यान में रखिए, 4,520 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। एक बार आपसे बेस मेटल पैक पर भी राय जानना चाहूंगी। जो लेवल्स देखने को मिल रहे हैं कल के सत्र में, जिस तरह का उठापटक का कारोबार था, इसमें कॉपर में क्या किया जाए? मानसी, अगर कॉपर की बात करें तो पिछले हफ्ते हमने चाइना से इन द लाइन जीडीपी के आंकड़े आते हुए देखे, उसके बाद प्राइसेस ने गेन जरूर किया था, बट अभी भी डिमांड कंसर्न, चाहे यूएस से बात करें, यूएस के कल के आंकड़े भी खराब आए थे, यूरोजोन से भी हमने जो डेटा पॉइंट देखे खराब है। इनफैक्ट कल की सेशन में ईस्टर मंडे की वजह से यूरोपियन मार्केट बंद था, इसके लिए थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी कंटिन्यू था, तो ये कंटिन्यूटी मुझे लगता है कि आज के सेशन में भी दिखाई देना चाहिए। तो आज के लिए मुझे लगता है कॉपर है 448 की रेंज में बेचना चाहिए, 443 का टारगेट देखने मिल जाएगा। ओके, और अजय, करेंसी पर आप क्या राय देंगे? क्योंकि कल जब एक लंबी छुट्टी के बाद रुपया खुला, पूरे दिन सुस्ती का रुझान रहा और कमजोरी का आलम ही क्लोजिंग के दरमियान भी देखने को मिला। तो यूएसडी आईएनआर पेयर पर राय क्या रहेगी? देखिए, यूएसडी आईएनआर में मुझे लगता है कि बाइंग करके चलना चाहिए कि डॉलर इंडेक्स अभी भी 97 के करीब ही ट्रेड कर रहा है। डोमेस्टिक मार्केट पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट रहेगा। इससे पहले भी हमने देखा 69, 90, 92 से मार्केट काफी स्ट्रांगली रिवर्ट किया था, तो थोड़ा सा एक कंसर्न है, अगर 70 का लेवल तोड़ता है तो हम एक बड़ी गिरावट रुपए में देख सकते हैं जो 70-40 तक चले जाए, बट एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि एक अच्छा रेजिस्टेंट का काम करेगा 70 का। तो आज के लिए 69-60 के करीब लेना चाहिए यूएसडी आईएनआर, जो ऊपर में मुझे लगता है 69-90 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंट है, वहां तक वापस दिखा सकता है। ओके, अजय, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो क्रूड पर करनी है आपको खरीदारी, कॉपर में करें बिकवाली और यूएसडी आईएनआर पेयर में आपको 69-60 के लेवल्स अगर दिखते हैं तो खरीदारी का मन बनाकर यहाँ चल सकते हैं। आपको आने वाले दिनों में इनफैक्ट आज ही के सत्र में 69-90 तक के टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही अब दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस कहाँ पर दाव लगा रहे हैं, ये बताने के लिए आज हमारे साथ पूजा त्रिपाठी जुड़ी हैं। पूजा, गुड मॉर्निंग। बताएं, दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस कहाँ अपना दाव लगा रहे हैं? जी, आज सीमेंट कंपनी के नतीजे भी आने वाले, एसीसी अपने नतीजे घोषित करेगी, तो सीमेंट कंपनियों पर नजर रखिए। और काफी सारे ब्रोकरेज हाउस के रडार पर भी आज सीमेंट कंपनियां हैं। शुरुआत सबसे पहले एसीसी अंबुजा सीमेंट के साथ, माफ कीजिएगा, पहले अल्ट्राटेक के साथ करते हैं। डॉइश बैंक की यहाँ पर रिपोर्ट आई है अल्ट्राटेक पर, जहां पर की बाय की रेटिंग दी है और लक्ष्य भी बढ़ा दिया है। 4240 से बढ़ाकर जो लक्ष्य है वो 4575 का यहाँ पर दिया है, तो इधर नजर रखिए। इसके अलावा अंबुजा सीमेंट पर होल्ड की रेटिंग दी है और यहाँ पर भी जो लक्ष्य है वो बढ़ा दिया है, 230 से बढ़ाकर 235 का बैंक ने कर दिया है। इसके अलावा एसीसी पर भी डॉइश बैंक की रिपोर्ट आई है, जिसमें कि बाय की रेटिंग दी है और लक्ष्य 1790 से बढ़ाकर 1830 का कर दिया है। इसके अलावा श्री सीमेंट, कुछ मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों पर भी रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं। श्री सीमेंट पर भी खरीदारी की रणनीति है और लक्ष्य 19,330 से बढ़ाकर 21,600 कर दिया, यानी कि शानदार अपसाइड मौजूदा स्तर से देखने की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा रैमको सीमेंट पर भी बाई की ही रणनीति सुझाई है और लक्ष्य 785 से बढ़ाकर 790 का कर दिया है। कुछ और स्टॉक्स में बात करें तो कल एयू स्मॉल फाइनेंस के भी नतीजे आए, जिसपे कि मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है। उनका कहना है कि मुनाफे में अच्छी बढ़त हुई है, एनआईआई में भी अच्छी बढ़त इस बार देखी गई है, लेकिन लोन ग्रोथ थोड़े निराशाजनक थे। लक्ष्य 560 का दिया है और यहाँ पर बाई की ही रेटिंग, इक्वल वेट की रेटिंग यहाँ पर बरकरार रखी है और लक्ष्य दिया है 560 का। इसके अलावा इंडिगो पर क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई है और उनका कहना है कि नए लॉन्चेस से काफी ज्यादा फायदा मिलने की बात की जा रही है। आउट परफॉर्म की रेटिंग यहाँ पर दी है और लक्ष्य 1650 से बढ़ाकर 1800 का कर दिया है कंपनी पर। और आखिर में बात करते हैं रेडिको की, यहाँ पर एमके की रिपोर्ट है, बाय की रेटिंग दी है, 529 के लक्ष्य यहाँ पर कंपनी के लिए देख रहे हैं। ओके, तो फिलहाल एक बात तो तय है, सीमेंट स्टॉक्स आज और आने वाले दिनों में फोकस में रहेंगे, क्योंकि सीमेंट कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। एसीसी के नतीजे आज आने की संभावना है और उम्मीदें ये लगाई जा रही है कि ऑन ए पॉजिटिव साइड नंबर्स आते हुए दिखेंगे। साथ ही कल अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजे आएंगे, तो इसके चलते इन स्टॉक्स पर भी बिल्कुल फोकस होना चाहिए। पूजा, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। चलिए, इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।